चलिए तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं गोधुली भाग 2 हिंदी के गद्य खंड नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो यह प्रश्न तभी लेखक के सामने उपस्थित हुआ था जब लेखक से उसकी छोटी बेटी एकाएक आकर पूछती है कि पापा बता दीजिए नाखून ये क्यों बढ़ते हैं। और उसके सवाल को सुनकर लेखक एक तरह से असमंजस में पड़ जाता है, या वाकई तो सवाल सही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे तब उपस्थित हुआ जब उनकी छोटी बेटी ने उनसे अचानक यह मासूम सवाल पूछ लिया। सवाल यही था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो तभी उनके सामने उपस्थित हुआ। बेटी के छोटे से सवाल ने लेखक को गहरी सोच में डाल दिया। इसी वजह से यह प्रश्न उनके सामने आया। इसका आंसर यही होगा बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, यानी मनुष्य के अंदर जो नाखून बढ़ता है उसको लेकर प्रकृति जो है वो क्या याद दिलाती है। तो बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि लाखों साल पहले इंसान जब जंगल में जानवरों की तरह रहता था, तो उस समय अपनी जान को बचाने के लिए नाखून ही उसका सहारा था। इसलिए बढ़ते नाखून आज भी इंसान को उसके पुराने जंगली रूप और पशुता को याद दिलाते हैं। यानी जो प्रकृति है, बढ़ते नाखून मनुष्यता को यह याद दिलाती है कि आप भी कभी जंगल में जीवन काटते थे और पशु के समान थे, और उस समय आप नाखून को बढ़ाकर जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा किया करते थे। और यही प्रकृति दिखाती है कि आप भी कभी पशु के समान थे, जो कि आज का मनुष्य भूल चुका है। और बढ़ते नाखून उसको यही याद दिलाती है कि कभी न कभी मनुष्य भी पशु के समान जीवन जिया करता था। यही बढ़ते नाखून इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि जो मनुष्य नाखून को बढ़ा रहा है, जो नाखून बढ़ाकर अस्त्र के रूप में प्रयोग करता था, वो कहाँ तक संगत है, कहाँ तक उसके लिए सही था। तो लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना पूरी तरह से संगत है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब मनुष्य जंगल में रहता था तब उसके पास कोई धातु के हथियार या बंदूकें नहीं थी। उस समय दुश्मन से अपनी रक्षा करने और शिकार करने के लिए नाखून ही उसके सबसे पहले और असली हथियार हुआ करते थे। तो उस समय तो ठीक है ना था, जब मनुष्य जंगली था, उसके पास हथियार नहीं था, हिंसक जानवर आकर उस पर अटैक करते थे, तो उस समय बेचारे मनुष्य हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ही लोग बताइए। कोई हथियार होना चाहिए उनसे लड़ने के लिए। तो उस समय जब मनुष्य नाखून बढ़ा रहा था तो उस समय सही था। लेकिन अब क्या हुआ है, मनुष्य ने नए नए अस्त्र बना लिया है, तो अब इसलिए इसी वजह से मनुष्य नाखूनों को काटते रहता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य कैसे शुरू किया, लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। तो सुकुमार विनोदों का मतलब समझिए सर। सुकुमार विनोदों का मतलब हुआ श्रृंगार। नाखून को कब कैसे श्रृंगार के रूप में लाना शुरू किया। तो उत्तर में सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया, इस संबंध में लेखक ने बताया है कि आज से लगभग 2 वर्ष पहले भारत के विलासी नागरिक नाखूनों को अलग अलग सुंदर आकार, जैसे त्रिकोण, चंद्राकार और भी आगे वर्तुलाकार सब था, में काटते थे। वे नाखूनों पर मोम और अलता लगाकर उन्हें लाल और चिकना करते थे, जिससे नाखून उनकी सुंदरता और कलात्मक मनोरंजन का हिस्सा बन गया
था। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं हम लोग 5वां प्रश्न के ऊपर। अरे नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ हैं, इनका क्या अभिप्राय है। नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ हैं, इसलिए है क्योंकि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की छिपी हुई पाश्विक पाश्विक प्रवृत्ति है, यानी पशुता की निशानी है, जानवरपन है, जो अपने आप बाहर आती है। अगर हम लोग नाखून बढ़ा रहे हैं तो हम अपने अंदर की पशुता को बढ़ा रहे हैं, जानवरपन को बढ़ा रहे हैं। और वही दूसरी ओर नाखून को काटना मनुष्य की इंसानियत और विवेक की निशानी है। अगर हम नाखून काट ले रहे हैं तो इसका मतलब कहने का मतलब हुआ यह प्रवृत्ति हमें मनुष्यता की ओर बढ़ा रही है, यानी हम पशुता अपने अंदर की पशुता को त्याग चुके हैं और हम धीरे धीरे मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं। नाखून काटने का मतलब हुआ, इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी पशुता को छोड़कर अब इंसानियत की तरफ बढ़ना चाहता है, यानी नख बढ़ाना और उस बड़े हुए नख को काटने का अभिप्राय यह हुआ कि मनुष्य क्या कर रहा है, अब नाखून को बढ़ाना छोड़कर उसे काट रहा है, क्योंकि मनुष्य अब पशुता को छोड़कर मनुष्यता की ओर बढ़ना चाहता है, इंसानियत की ओर बढ़ना चाहता है। इसका अभिप्राय यही हुआ बच्चों। चलते हैं हम लोग 6वां प्रश्न की ओर। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, स्पष्ट करें। तो लेखक असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ तो मनुष्य नाखूनों को काट दे रहा है, ये तो प्रमाण है कि लेखक जो मनुष्य है मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मनुष्य क्या कर रहा है कि बड़े बड़े हथियार बनाना शुरू कर दिया है। देखिए रहे हम लोग तो बंदूक, परमाणु बम, बहुत विध्वंसकारी हथियार बना रहा है, जो कि मनुष्य को आज नहीं तो कल हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए लेखक के मन में ये सवाल उठता है कि या वाकई लेखक मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या पशुता की ओर बढ़ रहा है। तो इसका जवाब होगा, लेखक ये इसलिए पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। क्योंकि आज का इंसान एक तरफ तो अपने नाखून को काटता है जो मनुष्यता को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ वही दुनिया के को तबाह करने वाले बड़े बड़े परमाणु बम और घातक हथियार बना रहा है, जो पशुता को दर्शाता है। पोस्ट हटा लीजिएगा आप लोग, पोस्ट लग गया है यहाँ पे। इंसान के इसी विरोधाभास को देखकर लेखक के मन में यह सवाल उठता है। यही बताया ना हम आप लोगों को। तो चलिए लिख लीजिएगा इसका स्क्रीन रोक कर। आप 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7वां 8वां आ गया, देखिए 8वां ही देख लेते हैं, 7वां आएगा तो देख लिया जाएगा। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या हैं। तो देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस और स्वाधीनता शब्द की अर्थ मीमांसा लेखक करता है, और लेखक का निष्कर्ष यह है कि अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस का मतलब केवल पराधीनता का अभाव, किसी के अधीन न होना है। लेकिन हमारे देश का शब्द जो स्वाधीनता है वो बहुत गहरा है, जिसका मतलब अपने ही बनाए गए नियमों के अधीन रहना। स्वाधीनता का मतलब स्वयं के बनाए हुए अधीन, यानी अपने ही बनाए गए नियमों के अधीन रहना है। लेखक के अनुसार हमारी संस्कृति खुद पर नियंत्रण रखना सिखाती है, किसी दूसरे संस्कृति पर नियंत्रण नहीं रहना है हमें। यही होगा इसका। 9वां प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो लेखक ने पुरानी रूढ़ियों और सड़े गले विचारों को छोड़ने के प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती हैं, क्योंकि एक बंदरियां अपने मरे हुए बच्चे को भी मोह के कारण छाती से चिपकाए घूमती रहती है, जो कि गलत है। लेखक का अभिप्राय यह है कि जो चीज़ों पुरानी और बेकार हो चुकी हैं उनसे मोह के कारण पकड़े रहना समझदारी नहीं है। मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए पुरानी बेकार परंपराओं को छोड़ना ही होता है और छोड़ना ही होगा। यानी हमें जो पुरानी चीज़ें हैं, देखिए पुरानी चीज़ों में कुछ अच्छी भी चीज़ होती है, तो वो अच्छे चीज़ों को लेखक हम पाठ में पढ़ा रहे थे तो लिखे थे जो अच्छे चीज़ें हैं उनको ही केवल ले लेना है, और जो नए चीज़ है जो नए चीज़ें खोजा जा रहा है उसको भी जांच कर लेना चाहिए। पुरानी चीज़ और नई चीज़ दोनों का जांच करके और दोनों में जो अच्छा है उसी को लेना चाहिए। ये नहीं कि पुरानी चीज़ों को मोह के कारण वो
कह सकते हैं आप, मोह के कारण उसी को हम लेके ढो रहे हैं। नहीं, जो चीज़ पुरानी है, मनुष्य के लायक नहीं है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। जो देखिए, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। स्वाधीनता, स्वाधीनता का मतलब स्वयं, स्वयं के अधीनता, तो वही लिखेंगे। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक यह बताता है कि इस शब्द में स्व, स्व मतलब होता है खुद का, अपना का भाव छुपा हुआ है। इसका मतलब है अपने ही ऊपर खुद का नियंत्रण रखना। भारत के लोगों ने लंबे समय की गुलामी के बाद जब अपनी आज़ादी के बारे में सोचा तो उन्होंने इंडिपेंडेंस की जगह स्वाधीनता शब्द को चुना, जो हमारी खुद के अनुशासित संस्कृति को सही रूप में दिखाता है। यानी स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक बताता है कि ये शब्द जो है उसमें स्व का बंधन लगा हुआ है, यानी अपने का बंधन लगा हुआ है, यानी खुद का बंधन लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि हम खुद के ऊपर, अपने ऊपर खुद का नियंत्रण रखेंगे। भारत के लोग क्या किए हैं कि बहुत समय तक दूसरे के अधीन रह चुके हैं, लंबे समय तक गुलाम बन के रहे हैं। जब आज़ाद भारत हुआ तो आज़ादी के बारे में सोचा तो उन्होंने इंडिपेंडेंस को हटाकर उसके जगह स्वाधीनता शब्द को चुना, क्योंकि स्वाधीनता शब्द अपने ही अंदर, अपने ही अधीन रहने को सिखाता है। यही इसका आंसर लिख लेंगे हम लोग। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े की कथनों की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इस निबंध में लेखक ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रूपी बूढ़े का जिक्र किया है, और लेखक के दृष्टि में बूढ़े की कथनों की सार्थकता यह है कि उस बूढ़े ने बाहर की चमक दमक के बजाय इंसान को अपने भीतर झांकने, नफरत को दूर करने, प्रेम को बढ़ाने और सत्य को अपनाने की बात कही थी। आज के हिंसा भरे माहौल में शांति से जीने के लिए उस बूढ़े की बात बिल्कुल सही और ज़रूरी है। देखा मतलब कि निबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस बूढ़े व्यक्ति का जिक्र किए थे, और उस बूढ़े व्यक्ति का कहना था कि अगर आदमी को सुखी रहना है तो आदमी को बाहरी चमक दमक देखने के बजाय उसको खुद के अंदर झांकना होगा, और अपने अंदर के जो नफ़रत है उसको अपने अंदर से दूर करना होगा, अपने अंदर प्रेम को बढ़ाना होगा, सत्य को, सही को अपनाना होगा, और इससे हमें सुख सुविधा शांति मिल सकती है। और आज के हिंसा भरे माहौल में शांति से जीने के लिए उस बूढ़े की बातें बिल्कुल सही और ज़रूरी है। यही लेखक कहता है। और आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। मनुष्य के पूँछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। देखिए, सब जब कहा जाता है, प्राणी शास्त्र में लिखा हुआ है कि मनुष्य की पहले पूँछ हुआ करती थी, धीरे धीरे समय के साथ उसकी पूँछ झड़ती गई। तो वही है, मनुष्य की पूँछ की तरह उसकी भी एक दिन नाखून भी उसके झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रों के इस अनुमान से लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मनुष्य के भीतर के अंदर की बुराइयाँ, पोस्ट हटा दीजिएगा, पशुता बुराइयाँ और हिंसा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जैसे शरीर का फालतू हिस्सा पूँछ गायब हो गया, वैसे ही नाखूनों को बढ़ाना और इंसान का हथियार बनाना भी एक दिन पूरी तरह बंद हो जाएगा, और दुनिया पूरी तरह से शांत हो जाएगी और सभी जगह शांति का वातावरण फैल जाएगा। महान, सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की विभिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। सफलता और चरितार्थता, ये दो शब्द में लेखक किस प्रकार भिन्नता प्रतिपादित करता है, हमें यह बताना है। ये दोनों शब्द किस प्रकार से अलग है, इसको हमें बताना है। तो देखिए, लिखेंगे उत्तर में, सफलता और चरितार्थ शब्द में लेखक अर्थ की भिन्नता इस प्रकार प्रतिपादित करता है। ये देखिए, सफलता का मतलब क्या होता है, धन कमाना, बड़े बड़े हथियार बनाना और बाहरी ताकत पा लेना केवल सफलता है, और जिसे कोई भी पा सकता है, इसको कोई भी पा सकता है। लेकिन वही अपने अंदर प्रेम, त्याग, दूसरे के सुख
दुख को समझना, भलाई के लिए काम करना ही जीवन की असली चरितार्थ यानी सच्ची सार्थकता है। इसका आंसर यही होगा। अब देखिए व्याख्या करने वाला क्वेश्चन आया है और आप लोग को देगा पूरे 5 नंबर का, और यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, नहीं लिखा पाया है, काट दीजिए। यहाँ पर प्रसंग अपने से आप लोग जोड़ दीजिएगा, जैसे कि पिछले प्रश्न में हम कराए थे। काट दीजिए वे चुपचाप, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते। देखिए, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। तो यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करने के लिए बोलेगा आप लोग के एग्ज़ाम में। तो उत्तर में यहाँ पर थोड़ा सा प्रसंग छूट गया। देखिए प्रसंग लिख लीजिएगा, यहाँ पे प्रसंग लिखकर ऐसे डैश मारकर वो वाला बात लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गद्यखंड नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और यहाँ पर फिर व्याख्या लिख के डैश मार के लिखिएगा अब कि इस पंक्ति, अब नीचे से अब एक लाइन छोड़ दीजिएगा और नीचे से व्याख्या लिख के डैश मारकर उसमें लिखिएगा, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक नाखूनों की तुलना एक ढीठ अपराधी से करते हुए व्याख्या करते हैं कि जब हम नाखूनों को काट देते हैं तो वे बिना किसी विरोध के चुपचाप कट जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा समय मिलता है वो बेशरम या चोर या अपराधी की तरह फिर से बड़े हो जाते हैं। यह दिखाता है कि मनुष्य चाहे जितना भी रोके, उसके अंदर की जो पाशविक प्रवृत्ति यानी पशुता है बार बार बाहर आने की कोशिश करते रहता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहीं पर फिर आप लोग प्रसंग जैसे हम समझाए हैं, उत्तर में पहले प्रसंग यहाँ पर लिखिएगा और प्रसंग लिख कर डैश मार के वो बातें लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गद्यखंड नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से लिया गया है, जिसके निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब यहाँ से व्याख्या लिख के नीचे फिर व्याख्या लिख के डैश मार के लिखिएगा, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक अपने वो प्रसंग वाला अपन जोड़ लीजिएगा और फिर नीचे व्याख्या लिखकर तब इसको लिखिएगा। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक अपने मन के दुख को बताते हुए व्याख्या करते हैं कि जब वे मनुष्य के बढ़ते नाखूनों को देखते हैं तो वे उदास हो जाते हैं, क्योंकि नाखून इंसान को उसकी पाशविकता जंगलीपन को याद दिलाता है। यानी जो नाखून बढ़ाता है मनुष्य, उसको पाशविकता जंगलीपन का याद दिलाते हैं। लेखक को लगता है कि इंसान आज भी पूरी तरह से अपनी पुरानी हिंसक आदतों को छोड़ नहीं पाया है। यानी किसी भी लोगों को नाखून बढ़े हुए देखते हैं तो लेखक उदास हो जाते हैं। यही इसका आंसर होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा लिखकर। और ये फिर गौ में है वही है, फिर आप लोग प्रसंग लिखकर वैसे डैश मार के लिख लीजिएगा। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी लेखक का कहने का हम लोग पहले प्रसंग लिख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गद्यखंड नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से लिया गया है, जिसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब यहाँ नीचे एक लाइन छोड़कर व्याख्या लिख के डैश मार के तब यहाँ से आप लोग लिखना शुरू करिएगा। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक मनुष्य के दृढ़ संकल्प को दिखाते हुए कहते हैं कि भले ही मनुष्य नाखून अपनी पुरानी आदत के कारण बार बार बढ़े नहीं। देखिए, भले ही ये नाखून अपनी पुरानी आदत के कारण बार बार बढ़ते रहें, लेकिन आज का समझदार इंसान अपनी इंसानियत को नहीं खोएगा। मनुष्य बार बार उन्हें काटकर यह साबित करते रहेगा कि वह जानवर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि मर्यादा में रहेगा, इंसान बनकर रहेगा। इसलिए वह बार बार नाखूनों को काटते रहेगा। आप लोग लिख लीजिएगा इसको। और आगे है क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है। तो लेखक के दृष्टि में हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी भारी विशेषता है कि हम लोग स्वाधीनता को चुने हैं। यानी हमारी संस्कृति किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, खुद के अधीन रहना है।
हम लोग खुद के अधीन रहना सीखे हैं। तो यही है, हम लोग देखेंगे लेखक के दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता यह है कि यह स्वबंधन यानी खुद पर का नियंत्रण रखना सिखाती है। भारतीय संस्कृति मनुष्य को केवल अपनी इच्छाएं पूरी करना नहीं सिखाती, बल्कि त्याग, तपस्या, दूसरों के प्रति संवेदना रखना और अपनी बुराइयों पर काबू पाना सिखाती है। यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी भारी विशेषता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश प्रस्तुत करें। देखिए थोड़ा में तो हम लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा 1-1.5 पेज में इसको लिखना होगा और सारांश में यही लिखा जाता है जो आप लोग पाठ को पूरी तरह से समझे हैं उसमें क्या क्या बात कहा गया है। अगर आप इस पाठ के हर क्वेश्चन को याद कर लिए हैं तो आपको सारांश लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बना चना कर लिख सकते हैं। हाँ, बीच में पैराग्राफ जरूर चेंज कर दीजिएगा। चलिए तो हम लोग का यहाँ से पाठ होता है समाप्त।